अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम एक फ्रेमवर्क को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। के आइडेंटिटी फ्रेमवर्क एएसपी डॉट नेट कोर एमवीसी में क्या है, छोटी सी डेफिनेशन से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क डॉट नेट का बिल्ट इन सिस्टम है। बिल्ट इन मतलब जो खुद डॉट नेट कोर ने बना के रखा हो, जो यूजर को ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कोई बंदा आया खुद को रजिस्टर करना चाहता है, कोई बंदा आया खुद को लॉग इन करना चाहता है, किस किस रोल के अकॉर्डिंग किस बंदे को कहाँ भेजना है, किस रोल के अकॉर्डिंग किस यूजर को कौन सा पेज दिखाना है। यानी ऑथेंटिकेशन से लेकर ऑथराइजेशन तक, रोल से लेकर आपके लॉग इन पासवर्ड तक, तमाम चीजों को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए डॉट नेट कोर आपको एक बना बनाया बिल्ट इन आइडेंटिटी एक फ्रेमवर्क देता है जिसका नाम है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके आप मिनटों में ही अपने पास कंप्लीट लॉगिन रजिस्टर विद कंप्लीट ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन बना सकते हैं। वो जो काम जो हमने तीन क्लास में कवर किया लास्ट टाइम, कस्टम ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन करने में, वो काम आप मिनटों में कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फ्रेमवर्क। कोई सवाल कि आइडेंटिटी फ्रेमवर्क क्या है? एक ऐसा बिल्ट इन एएसपी डॉट नेट कोर का फ्रेमवर्क जो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। सर, हम कैसे हम कैसे आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को अपने इस एएसपी डॉट नेट कोर वेब ऐप के अंदर यूज करेंगे? स्टेप नोटिस कीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, स्टेप नोटिस कीजिएगा। स्टेप नोटिस करेंगे, मिस्टेक्स नहीं होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें जैसे आप करते आ रहे हैं। आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया, प्रोजेक्ट का नाम जो आप रखना चाहते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे यूजिंग, सिंपल लिख देते हैं, ऑथ एंड ऑथराइजेशन। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। ऐसा नहीं है कि सर आपने लिखा है तो हम भी लिखेंगे, इसी से प्रोजेक्ट बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपने नेक्स्ट के बटन पर प्रेस करना है। नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बाद आप यहां से डॉट नेट का फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं क्रिएट के बटन पर क्लिक करूंगा और थोड़ा सा वेट करना पड़ता है आपको प्रोजेक्ट बनने के, तो आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। फिर हम अपने काम को आगे स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर बता दूं, हम आज के लेक्चर में यूजिंग आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कंप्लीट ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन करेंगे। मैं यहां पर इसको बंद कर देता हूं और साथ में अपने पास एसक्यूएल सर्वर को भी ओपन कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास, आपको भी पता है, डेटाबेस में एक टेबल बनेंगे जो कि यूजर के डेटा को मेंटेन करेंगे, यानी जो मेरा यूजर रजिस्टर हो रहा होगा। तो मैं एसक्यूएल सर्वर को भी साथ लगे हाथ खोल लेता हूं। जब तक ये खुल रहा है, हम यहाँ पर अपना पासवर्ड 1234 दे देते हैं। कनेक्ट कर लिया, सर्वर से कनेक्ट हो गया, बहुत सिंपल है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब आपने आना है अपने प्रोजेक्ट पे। देखिए स्टेप्स नोटिस करिएगा। स्टेप नंबर 1, अगर आपको अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूजिंग आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कंप्लीट ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन चाहिए, तो आप प्रोजेक्ट पे आके राइट क्लिक करेंगे। यहां पर आपको ऐड का बटन दिखेगा। ऐड का बटन ऐड करने के बाद यहां से आप कोई भी आइटम को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आता हूं। यहां पर आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आपको आइडेंटिटी का ऑप्शन मिलता है। आप यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आप आइडेंटिटी के ऊपर प्रेस कर देंगे। अच्छा, कोशिश कीजिएगा इंटरनेट चलता हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको कोई पैकेज की जरूरत पड़ेगी तो ये डाउनलोड करेगा। उसके बाद हम ऐड का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही हम ऐड का बटन प्रेस करेंगे, यहां पर कोई एक पैकेज देखिए। इस पैकेज का नाम माइक्रोसॉफ्ट डॉट विजुअल स्टूडियो डॉट वेब डॉट कोड जनरेशन डॉट डिजाइन। इस पैकेज का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि डॉट नेट खुद से अपने पास को कस्टम कोड जनरेट कर सके। यानी ये जो खुद कोड जनरेट करके देता है ना, ये इसकी हेल्प से करके देता है, इस पैकेज की हेल्प से। ठीक है, तो अब आपके पास ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, और इंस्टॉल होने के बाद आपके पास एक मोडाल जैसी स्क्रीन अभी आपके सामने खुल जाएगी। देखिए कितना जबरदस्त फीचर है, सब कुछ दे रहा है आपको। कह रहा है इसमें से जो चाहिए वो ऑप्शन चूज कर लो। अभी हम बेसिक बात करेंगे। हमने कहा हमें सिर्फ लॉगिन बना दो, लॉग आउट बना दो, रजिस्टर बना दो। अच्छा, रीसेट पासवर्ड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, मैं बहुत बेसिक समझाऊंगा। ईमेल करना है तो ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूं अगर कोई यूजर किसी और की यूआरएल पे जाए तो उसको एक्सेस डिनाइड आना चाहिए। याद होगा हमने कस्टम में भी ये काम किया था। तो मैंने यहां से कुछ चार
ऑप्शंस को सिलेक्ट किया जिनमें से लॉग इन है, लॉग आउट है, रजिस्टर है और एक्सेस डिनाइड का मैंने एक ऑप्शन चूज किया है। मैं चाहता हूं कि यार कोई भी बंदा अगर कोई यूजर किसी और यूजर की यूआरएल पे जाने की कोशिश करे तो वहां पर ये उसको रिस्ट्रिक्ट करे, रोके कि तुम्हारी अथॉरिटी नहीं कि तुम उस पेज पे जाके उस पेज को एक्सेस कर सको। ये समझ में आया यहां तक? जब ये बना लेंगे, अच्छा एक चीज और बताऊं मजे की, याद होगा मैंने आपको बताया था हमारे पास एक ऐसी मॉडल में क्लास होती है कि जो कि डेटाबेस ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, डीबी कंटेक्स। यहां पर वो भी बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर प्लस के बटन पे क्लिक कीजिए, कह रहा क्या डीबी कंटेक्स तुम्हारे पास पहले से बनी भी? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बनाई भी, आप खुद ही बना दो, ये भी काम आप ही कर दो, हम क्यों करें अपने पास। तो मैंने इसके प्लस पे क्लिक किया तो यहां पर कह रहा है कि आप अपनी डीबी कंटेक्स का नाम रख सकते हैं। इतना बड़ा नाम मैं नहीं रखूंगा भाई, कौन यूज करेगा। तो मैंने इसका नाम रख दिया माई डीबी कंटेक्स। यानी ये क्या करेगा, खुद ब खुद मेरी डीबी कंटेक्स की क्लास को खुद क्रिएट कर देगा, मुझे खुद से क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड। उसके बाद आप ऐड का बटन प्रेस करेंगे, यहां पर आप ऐड का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी इस नाम से डीबी कंटेक्स की क्लास वो बनाएगा बाद में, जब आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डेटाबेस प्रोवाइडर, आप कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, तो एसक्यूएल लाइट या एसक्यूएल सर्वर, हमने कहा एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं। उसके बाद एक यहां पर ऑप्शन आता है यूजर क्लास। देखिए एक तो बाय डिफॉल्ट ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का पूरा वो बना के देगा टेबल, जिसमें फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड सब कुछ होगा। लेकिन इमेजिन करो कि तुम्हें उसके अलावा अगर कोई फील्ड्स आई हो, फिर एक तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसने अपनी मर्जी का बना के दिया, एक वो थी कि जिसमें यार मुझे अपनी फर्दर फील्ड्स को और ज्यादा अपडेट करना है, मुझे अपनी मर्जी की फील्ड्स ऐड करनी है। तो मैंने बोला एक काम करो, एक क्लास बना दो, मुझे अगर फील्ड्स ऐड करनी होंगी तो बाद में मैं वो ऐड कर दूंगा। तो मैं यहां पर प्लस के ऊपर आया और मैंने क्या बोला, एक क्लास बना दो, किसी भी नाम से बना दो। तो मैंने बोला एक बना दो क्लास आप एप्लीकेशन यूजर के नाम से। ये वो क्लास होगी जिसमें मैं अपनी फर्दर फील्ड्स को ऐड ऑन करूंगा बाद में अगर मुझे कोई चाहिए होगी। आई रिपीट माई वर्ड, अगर मुझे अपने फॉर्म को बनाने के बाद फर्दर कोई फील्ड्स की रिक्वायरमेंट हुई तो मैं यहां से देख लूंगा। यहां तक कोई सवाल किसी का? नहीं, वैसे तो हुआ हुआ होता है, जस्ट आपने कुछ स्मॉल कोडिंग में अपनी टेक्निक्स को अलाउ करना पड़ता है और वो आपका काम इजीली हो जाता है। ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अभी आज की क्लास में हम फिलहाल के लिए ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम लॉग इन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, सिक्योर सिस्टम पूरा कैसे बना सकते हैं। हर एक चीज इसमें यहाँ पर इंप्लीमेंट होगी, ठीक है। कस्टम फील्ड कैसे ऐड कर सकते हैं अपने खुद के सिस्टम के अंदर। याद होगा लारावेल में आप लोगों ने जेड स्ट्रीम के नाम से पढ़ा हुआ होगा, तो उसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है चीजों को ऐड करना, यहाँ ज्यादा आसान है, आप देखिएगा। ये करने के बाद आपने जो जो फीचर्स चाहिए आपने लगा लिए। आफ्टर दिस यहाँ पर टू एफ ए भी होता है, यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होती है, वो भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। उसके बाद मैंने सिंपल ऐड के बटन पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने ऐड के बटन पे क्लिक किया अब मेरे पास एक और फर्दर पैकेज, यू सारे पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं, डॉट नेट कोर, एसक्यूएल सर्वर, क्योंकि डेटाबेस से कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ करवाएगा। तो मैंने आपको बताया था बहुत सारे पैकेजेस याद है, टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट एएसपी डॉट नेट कोर टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट एएसपी डॉट नेट कोर एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एएसपी डॉट नेट कोर सिंपल वाला, ताकि वो तमाम पैकेजेस इंस्टॉल करे ताकि डेटाबेस के साथ करंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो सके। तो ये सारे पैकेजेस करने के बाद ये आपको कोड जनरेट करके दे देगा, ये देखो बना दिया। अब ये कोड जनरेट इसने कैसे किया, याद है वो पहला पैकेज जो इंस्टॉल हो रहा था वेब डिजाइन के नाम से, उसकी हेल्प से इसने सारा कोड जनरेट किया। उसके बाद आपको ये रीडमी की फाइल देता है, आप बंद कर दीजिए, ये रही वो रीडमी की फाइल। आप सोच रहे हो कि कंट्रोलर यहां पर बना हुआ आ गया होगा, मॉडल बना हुआ आ गया होगा, ऐसा यहां कुछ भी नहीं है। असल में जब आइडेंटिटी फ्रेमवर्क जब कोई अपना काम करता है तो यहां पर एक देखो नया फोल्डर ऐड हुआ है एरियाज के नाम से, और से देखो ये फोल्डर पहले नहीं था, ये फोल्डर अभी बना है। तो याद रखिएगा आइडेंटिटी फ्रेमवर्क अपनी जितनी भी सेटिंग्स या कॉन्फ़िगरेशंस होती है वो कहां रखता है, एरियाज में रखता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को तो वो सवाल कर सकता है, नहीं है? गुड। उसके बाद जब मैं एरियाज को खोलता हूं तो यहां पर देखिए आइडेंटिटी के नाम से मुझे फोल्डर दिखता है। जब मैं इस आइडेंटिटी को खोलता हूं तो मुझे मजीद दो फोल्डर देखने को मिलते हैं, एक होता है डेटा के नाम से, एक होता है पेजेस के नाम से। डेटा फोल्डर वो फोल्डर होता है जिसमें आपकी डीबी कंटेक्स्ट की क्लास और आपकी वो वाली क्लास जो कि आपने कस्टम क्रिएट की थी, याद है, एप्लीकेशन डीबी के नाम से, एप्लीकेशन यूजर के नाम से। इसमें आपने ये क्यों क्रिएट की थी, आपने सोचा था यार अगर मुझे बाद में प्रॉपर्टीज ऐड करनी हुई तो मैं इसमें बाद में प्रॉपर्टीज ऐड कर दूंगा। मैं खोल के दिखा दूं, कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं हुआ, वही काम हुआ जो आप करते हैं सर। ये देखिए वही डीबी कंटेक्स्ट की क्लास इनहेरिट हो रही है डीबी कंटेक्स्ट से,
सिंपल आपने उसको कंस्ट्रक्टर में इसको कॉल किया एंड दैट्स इट। यहाँ पर एक मेथड और होता है ऑन मॉडल क्रिएटिंग। आप इसके जरिए कोई और फील्ड ऐड करना चाहते हो, किसी फील्ड को रजिस्टर करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ये करने के बाद सर हमारा कंट्रोलर कहाँ है, या जहां पर हमारे सारे पेजेस बने वो यहाँ पर होते हैं सर। ये देखिए, तो यहाँ पर आप अकाउंट के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगे लॉग इन, लॉग आउट, रजिस्टर और एक्सेस डिनाइड। देखा, वो जो आपने ऑप्शन चूज किए थे ना वो यहाँ पर क्रिएट हुई। अच्छा चला के दिखाएं सर जरा, कैसा लग रहा है आपका प्रोजेक्ट? चलो रन करके देखते हैं सर कैसा लग रहा है। सर मुझे तो अपने प्रोजेक्ट में कहीं पर भी लॉगिन रजिस्टर तो दिखाई नहीं दे रहा। आपने कहा सब कुछ बन गया, कोड भी आपने अभी दिखाया, लेकिन मुझे तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा कि आपका लॉगिन रजिस्टर बना हो। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे अपने लॉगिन रजिस्टर बटन को यहाँ पर शामिल करना पड़ेगा। ये क्या है? नैप बार। और आपको पता है हेडर और फुटर का कहाँ से आता है? शेयर्ड लेआउट में से आता है। तो हम चलते हैं अपने शेयर्ड लेआउट के अंदर। ये रहा हमारा शेयर्ड लेआउट। ये देखिए, ये रहा हमारा शेयर्ड लेआउट जो कि अंडरस्कोर लेआउट के नाम से। मैं इसे खोल लेता हूं। अच्छा गौर से एक चीज नोटिस करी, यहां पर एक पार्शियल व्यू बनकर आया है। हमने नहीं बनाया, ये खुद आइडेंटिटी ने बनाया है। लास्ट क्लास में मैंने पार्शियल व्यू के बारे में पढ़ा है, क्या होता है। आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा पार्शियल व्यू होता क्या है। आपके व्यू का एक छोटा सा पार्ट जस्ट लाइक एज अ कंपोनेंट, ताकि आप उसको बार बार रीयूज कर सको। तो गौर से देखिए, डॉट अगर इसको खोलें इसमें क्या है। अच्छा सर इसमें तो सिंपल बटन दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पर लॉगिन का बटन दिख रहा है। गौर से देखिए, ये रहा, ये लॉग आउट का बटन दिख रहा है सर। यहाँ पर हेलो बंदे का नाम आ रहा होगा, ठीक है। ये रहा लॉग आउट का बटन, ये रहा रजिस्टर का बटन, ये रहा लॉगिन का बटन। देखा, यूआई पहले से बनी हुई है। अब सर आपको अगर इस लॉगिन रजिस्टर को अपने इस मेन कोड में शामिल करना है तो आप कैसे करेंगे? ये आपके पास सिंपल नैव बार आ रही थी, याद होगा, इंडेक्स, होम और प्राइवेसी के बटन बने हुए थे। तो मैं इस डिफ को क्लोज कर देता हूं। अब ये डिफ क्लोज हो गई, मुझे यहां पर इसके अंदर ही अपना मेन्यू बनाना है। यहां पर, अब यहां पर एक पहले से व्यू आइडेंटिटी फ्रेमवर्क ने हमें बनाकर दे दिया है, यानी सारे बटन पहले से बने हुए हैं। इस बटन को हमने अपने मेन लेआउट में शो करवाना है। ये एक पार्शियल व्यू है, तो पार्शियल व्यू को शो कराने का तरीका बड़ा आसान है। आप सिंपल टैग बनाएंगे ऐसा पार्शियल का, कि पार्शियल यहां पर बना दो। इसको क्लोज कर दिया आपने। अब यहां सॉरी, ऐसे क्लोज नहीं होते, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, बना दिया आपने। ठीक है। उसके बाद यहां पर आप पार्शियल में नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, और जो आपके व्यू का नाम है वो आप यहां पर पास कर देंगे। तो आपके पार्शियल व्यू का नाम क्या लिखा हुआ है? अंडरस्कोर लॉग इन पार्शियल के नाम से बना हुआ है, क्योंकि मुझे लॉग इन रजिस्टर के बटन चाहिए ना। वो सारा कोड इसके अंदर लिखा हुआ। अब मुझे इस व्यू को अपने इधर शामिल करना है। याद रखिएगा, जब तक आप इसको शामिल नहीं करेंगे अपने लेआउट के अंदर, वो इंक्लूड नहीं होंगे बटन्स। तो मेरे बटन का नाम, मेरे व्यू का नाम क्या? अंडरस्कोर लॉग इन पार्शियल। मैंने बस इतना लिखा है, सेव किया, HTTPS पे प्रोजेक्ट को रन कर दिया। मैंने बोला जो मेरे पास व्यू वहां पर है वो मेरी नैप बार के अंदर ऐड कर दो। कुछ देखा आपने? क्या नोटिस किया आपने? जैसे ही मैंने पार्शियल व्यू को ऐड किया तो मेरे पास लॉगिन और रजिस्टर के बटन दिखाई देने लगता है। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूं, अरे ये क्या हो रहा है? ओहो, ये तो ब्लॉक कर रहा है। आइडेंटिटी फ्रेमवर्क मुझे ब्लॉक कर रहा है कि तुम्हारा इस पेज पे एक्सेस ही नहीं है, तुम इस राउट के ऊपर जा ही नहीं सकते। अच्छा रजिस्टर पे देखते हैं, यहां भी ब्लॉक कर दिया। ये क्या यार, हमने तो अभी कुछ भी नहीं किया, हमने तो कोई काम ही नहीं किया, हमने तो बच्चे को रजिस्टर भी नहीं किया, ये अपने आप हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसने राउट को। हमारी राउट को बेसिकली इसने क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया, या इसे हमारी राउट मिल ही नहीं रही है कि लॉगिन और रजिस्टर पे जाना कहाँ है। ऐसा क्यों होता है? जब आप आइडेंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो वो आइडेंटिटी के जितने भी यूआई होते हैं उसको उसकी राउट का मालूम नहीं होता। उसकी उसकी राउट को बारे में नहीं नॉलेज होती कि वो राउट कहां पर है। अब देखो ना, सिंपल सी बात है, तुम्हारे प्रोजेक्ट को क्या पता है कि कंट्रोलर से डायरेक्ट व्यूज में जाना है, लेकिन यहां पर सारा काम कहां हुआ हुआ है? एरिया के फोल्डर में। तो उसको क्या पता ये पेजेस कहां बने हुए हैं? तो वो इसीलिए कंफ्यूज हो रहा है। तो उसको बताने के लिए मैं program.cs में आता हूं कि यार मेरे जितने भी आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के राउट्स हैं उनको एक्टिव करो ताकि वो चल सकें। तो बिल्कुल लास्ट में जहां प्रोजेक्ट रन हो रहा है उससे पहले आप देखेंगे ऐप डॉट मैक
राउट ये रहा, मैप रेजर पेजेस लिख दिया। ये क्या करता है, ये आपके तमाम आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के पेजेस को एक्टिव कर देता है ताकि वो उसके ऊपर ओपन हो सके। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे आपका कोई भी पेज आपके क्लिक करने पे नहीं आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी फ्रेमवर्क उस राउट को समझ ही नहीं पाता। जैसे ही आपने ये लाइन लिखी और आपने अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, तो अब सर आपने कहा कि एक्टिव हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब लॉगिन पे जाना चाहिए और रजिस्टर पे जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं, रजिस्टर पे क्लिक किया, हाँ रजिस्टर पे आ गए। लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है सर लॉगिन पे आ गए। देख रहे हैं आप, हाँ या ना, यहां तक समझ में आया। हमने कोई कोड नहीं लिखा है अभी तक, व्यू भी खुद ही बना हुआ है, हमने खुद से कुछ भी नहीं बनाया है यहाँ पर। तो यहां पर लॉगिन भी ओपन हो गया और रजिस्टर भी ओपन हो गया। अब जाहिर सी बात है सर, डेटाबेस में टेबल्स वगैरह तो बने नहीं होंगे, वो तो डेटाबेस में तो अभी हमने कोई काम किया ही नहीं है, तो अभी हम वो काम भी करेंगे। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन? हमने पार्शियल व्यू को ऐड क्यों किया अपने मेन लेआउट के अंदर, बताइए। सर ये लाइन मैंने लिखी ना, ये देखिए ये रही, यहां पर ये लाइन मैंने क्यों लिखी है? सर इसलिए ताकि मेरे पास जो लॉगिन का जो यूआई बना हुआ है, उस यूआई को मैं अपने यहां पर इंबेड कर सकूं। और ये एक पार्शियल व्यू था, इसीलिए पार्शियल व्यू को पार्शियल के तरीके से ऐड किया गया। उसके बाद सर आपने ये लाइन क्यों लिखी? क्योंकि, हाँ बताओ, शाबाश बोलो कोशिश करो। ये लाइन मैंने ऐप डॉट मैप रेजर पेजेस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आपके पास आपका आइडेंटिटी फ्रेमवर्क आपके राउट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो उसे बताने के लिए कि मेरे पास ये यूआरएल पे ये पेज ओपन करना है, या इस राउट पे ये पेज या इस व्यू को ओपन करना है, उसको एक्टिव करने के लिए हम ऐप डॉट मैप रेजर पेजेस का मेथड इन्वॉल्व करते हैं, ताकि उसे अपने राउट पता चल सके। ठीक हो गया, यहां तक कोई सवाल नहीं है? आपने शायद रजिस्टर के फॉर्म को सही से देखा नहीं। हमारे रजिस्टर के फॉर्म में कितनी फील्ड्स आ रही हैं? नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। इमेजिन करो कि तुम्हें यहां पर दो फील्ड्स और ऐड करनी होती हैं। कौन सी? मान लेते हैं हमने फर्स्ट नेम या नेम, या एक और हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ। सब कुछ कर सकते हैं। मैंने बोला ना एक्स्ट्रा में कोई भी फील्ड आप ऐड कर सकते हैं। अब मैंने बोला यार मेरे पास, अच्छा इसकी यूआई को चेंज किया जा सकता है रजिस्टर के ना, ये जो दिख रहा है ना, आप इसको चेंज कर लेना। कहां से होगा बता दूंगा। फिलहाल के लिए पहले ये समझो कि सर अगर हमें इसमें फर्दर मजीद रजिस्टर करते वक्त मजीद फील्ड्स और चाहिए, तो मैं क्या करूं? मैं अपनी कस्टम फील्ड्स कैसे ऐड करूं? हाउ टू ऐड कस्टम फील्ड्स इन आइडेंटिटी फ्रेमवर्क? बड़ा आसान है। आपने अभी बताया था, क्या बताया था, कि आपने यहां पर एक क्लास बनाई थी एप्लीकेशन यूजर के नाम से। आपने कहा था कि अगर मुझे अगर कोई अपनी कस्टम फील्ड्स बनानी पड़ी, तो मैं इस क्लास के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दूंगा। तो मैं यहां पर आके लिखता हूं प्रॉप। प्रॉप मींस प्रॉपर्टी। जैसे मैंने लिखा एक प्रॉपर्टी बन गई। अब मैंने क्या बोला, एक प्रॉपर्टी बना दो स्ट्रिंग के नाम से, स्ट्रिंग टाइप की, जिसमें मैं यूजर से उसका नाम लूंगा। डन इट। सेकंड प्रॉपर्टी बना दो, आप जितनी बनाना चाहो सर बना सकते हो, पब्लिक डेट एंड टाइम के नाम से, जिसमें मैं यूजर की डेट ऑफ बर्थ लूंगा। डन। तो मैंने यहां पर अपनी दो प्रॉपर्टीज को फिलहाल के लिए डिफाइन कर दिया। याद रखिएगा अभी तक हमने डेटाबेस नहीं बनाया है, हम ये सारा काम डेटाबेस से पहले कर रहे हैं, ताकि हमारा ये सारा काम डेटाबेस में चला जाए। ऐसा ना हो पहले हमारा डेटाबेस पूरा बन जाए और फिर हम दोबारा से डेटाबेस बना रहे हो, ये वाला काम नहीं कर रहे हम। ठीक है। तो हमने दो प्रॉपर्टीज को सिंपल बना लिया, एक नाम के नाम से, एक डेट ऑफ बर्थ के नाम से। ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है, ये कस्टम फील्ड्स हैं जो हम खुद से ऐड ऑन कर रहे हैं। यहां तक समझ में आया? सर जब आप किसी भी फील्ड्स को एक्स्ट्रा में बनाते हैं, तो आप बनाने के बाद उसको रजिस्टर करेंगे अपने डीबी कंटेक्स्ट के अंदर, यानी हेयर। यहां लिखा हुआ है, कस्टमाइज द एएसपी डॉट नेट आइडेंटिटी मॉडल एंड ओवरराइड द डिफॉल्ट इफ नीडेड। For example, you can rename the ASP.NET identity table names and more. Add your customization after calling base on model creating builder. आप पूरी की पूरी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए। यानी इसमें ये मेथड है जिसमें मैं अपनी तमाम कस्टमाइजेशन को कर सकता हूं। तो यहां पर आपने दोस्तों
दो फील्ड्स को क्रिएट किया। अब इन दो फील्ड्स को बनाने के बाद आपको इस डीबी कंटेक्स्ट के अंदर रजिस्टर भी करना पड़ेगा। जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो मैं यहां पर आता हूं और मैं एक बिल्डर की हेल्प से मैं उसको बोलता हूँ यार कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर रहा हूं मैं, अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन। इस बिल्डर की हेल्प से, मॉडल बिल्डर जो कि मेरे पास में कस्टमाइजेशन करने की एबिलिटी मुझे देता है, मैं इस बिल्डर की हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन करता हूं। और यहां पर मैं एक ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूं जो कि है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट किससे बनता है? न्यू से। मैंने बोला एक क्लास बना दो एप्लीकेशन, किसी भी नाम से बना लो, एप्लीकेशन डीबी या एप्लीकेशन यूजर एंटिटी डेटा, जो भी नाम रखना है वो नाम आप रख लो। रख लिया? रखने के बाद आप सिंपल इसके ऊपर माउस रखो। माउस रखने के बाद यहां पर एक ऑप्शन आएगा, आप इसे चूज कर लो। यहां पर आप इसकी क्लास खुद से बना सकते हो। तो मैंने बोला इस, अच्छा भाई ऑब्जेक्ट किस चीज का बनता है? क्लास का। क्लास होगी तो ऑब्जेक्ट बनेगा ना। ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि इसकी क्लास एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो मैंने कहा जनरेट करो इसकी क्लास को। जैसे ही मैंने क्लिक किया नीचे एक क्लास बन गई, देखो। देख रहे हैं आप? मैंने क्या बोला कि बिल्डर भैया कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर दो। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? एक क्लास का ऑब्जेक्ट तुम्हारे अंदर पास किया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। उसके बाद मैंने यहां पर अपनी क्लास को क्रिएट कर लिया। अब यहां पर आपने पास करना है अपना ऑब्जेक्ट। बेसिकली ऑब्जेक्ट पास नहीं करना, यहां पर आपने उस क्लास का नाम पास करना है जिसके अंदर आपने प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया है। तो आपकी क्लास का नाम क्या था? एप्लीकेशन यूजर। मैंने पास कर दिया एप्लीकेशन यूजर। एंटर प्रेस किया, ये कोड आ गया। अब जो दो प्रॉपर्टीज आपने इस क्लास के अंदर बनाई हैं उनको अब आपने इसके अंदर रजिस्टर करना है। इस क्लास के अंदर कैसे करेंगे सर? देखिए, मैंने बोला बिल्डर भैया, बिल्डर, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करते। एक क्लास में मैंने, बिल्डर को हम यूज कर सकते हैं? नहीं, बाहर यूज नहीं कर सकते। एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है, बिल्डर। देखता हूँ बिल्डर लिख के जरा चेक करता हूँ, बिल्डर डॉट नहीं। प्रॉपर्टी कैसे सेट करेंगे इसके अंदर? देखिए मेरी बात समझिए। मैंने अपनी प्रॉपर्टीज को यहां पर बनाया। बनाने के बाद मुझे इसके अंदर कस्टम तरीके से रजिस्टर करना है कि जब मेरे पास डीबी कंटेक्स्ट डेटाबेस बने तो मेरे पास इन दो फील्ड्स को भी उस टेबल यूजर के अंदर ऐड कर देना। मैं ये करना चाहता हूं, बस इतना सिंपल काम इसके अंदर करना चाह रहा हूं। लेकिन ये हम करेंगे कैसे? तो अगर मैं सिंपल इसको कंट्रोल सी कर कर गूगल को दूं तो इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर शायद ये चीज लिखी भी हो कि हम प्रॉपर्टीज को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ ये देखिए ना, ये लिखा हुआ है ना। ठीक है, समझ गया। देखिए गूगल हेल्प कर रहा है आपकी। अब यहां पर एरर आ रहा है, मैंने एक चीज मिस कर दी दोस्तों, ये देखिए। ये क्या है? ये क्या चीज है? इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? जो अपने अंदर क्या, मैं कौन सी मेथड रखता हूं? इनकम्प्लीट मेथड रखता हूं। जैसे ही मैंने इसको माउस किया, ये हिंट आ गई। मैंने कहा इंटरफेस को क्या कर दो? इंप्लीमेंट कर दो। जैसे क्लिक किया उसने मुझे ये कोड बनाकर दे दिया। बनाकर दे दिया। अब यहां पर मैं अपनी फील्ड्स को कॉन्फ़िगर यानी रजिस्टर कर सकता हूं। तो अब मैंने क्या बोला, बिल्डर भैया क्या करो, डॉट एक प्रॉपर्टी ऐड कर दो। प्रॉपर्टी आ रहा है कुछ करके? हाँ देखो आ रहा है। एक प्रॉपर्टी ऐड कर दो। ठीक है, अब प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी निकालनी है आपको। किस तरह से निकालनी है? एप्लीकेशन यूजर से। तो अब यहां से ही आपको प्रॉपर्टी निकाल कर देगा। तो यहां पर आप लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने लिखा एक्स डॉट, जैसे मैंने लिखा, ये देखो फर्स्ट, क्या लिखा था मैंने? शायद नेम लिखा था, ये देखो नेम के नाम से आ गया। मैंने कहा नेम बिल्डर डॉट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर दो। और इस प्रॉपर्टी की जो लेंथ होगी ना, लेंथ मतलब यानी इसमें जो डेटा आएगा, मैक्स लेंथ इस प्रॉपर्टी में जो डेटा आएगा वो 50 कैरेक्टर का आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। ऐसे ही मैं अगली प्रॉपर्टी को भी रजिस्टर करूंगा। बिल्डर डॉट, बिल्डर डॉट प्रॉपर्टी एक और मेरी, उस प्रॉपर्टी को क्या करो, पहले लैम्डा एक्सप्रेशन के जरिए शॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक्स डॉट क्या करो, डेट ऑफ बर्थ को उठाओ,
बस डेट ऑफ बर्थ को उठा लो, क्योंकि इसके ऊपर मैक्स लेंथ नहीं लग सकती, क्योंकि ये डेट टाइप का कॉलम होगा। तो डेट टाइप के कॉलम में डेट ऑफ बर्थ, और उसमें आप मैक्सिमम लेंथ वगैरह नहीं लगा सकते। किया क्या मैंने, समझिएगा। सबसे पहले मैं अपनी एप्लीकेशन डीबी एप्लीकेशन यूजर क्लास में आया। यहां पर हम आइडेंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, जिसमें कस्टम ऑथेंटिक सॉरी जो हमें खुद ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन बनाकर प्रोवाइड करता है। हमने स्टार्ट में बनाते वक्त हमने एक ऐसी क्लास बनाई थी जिसमें हम कस्टम प्रॉपर्टीज को रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमने यहां पर आकर दो प्रॉपर्टीज अपने बनाई कि हमारे पास ये दो एक्स्ट्रा फील्ड्स होंगी। ठीक है। अब बनाने के बाद उसको आपने अपनी माई डीबी कंटेक्स्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले आप बिल्डर का इस्तेमाल करते हुए कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई करते हैं, और आप किसी भी नाम से कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए। इस क्लास को आप यहां पर क्रिएट कीजिए। ये एक इंटरफेस टाइप की क्लास होगी, जो कि एक इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करेगी, जिसका नाम होता है कॉन्फ़िगर। और इस कॉन्फ़िगर में आप बिल्डर का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक एक प्रॉपर्टी को यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं, जो आपने वहां पर कस्टम क्रिएट की है। जब आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाए, उसके बाद आप इसको सबको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद अब वक्त आ गया डेटाबेस में सब कुछ बनाने का। तो सबसे पहले आप आइए ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर। यहां पर चेक कीजिएगा क्या आपकी सेटिंग सही है। क्या आपके सर्वर का नाम ये है? जी नहीं, हमारे सर्वर का नाम क्या है? डॉट। डेटाबेस का नाम ये रख दूं? मैंने कहा हाँ रख दो। उसके बाद मेरा यूजर आईडी क्या होगी? यूजर आईडी इक्वल्स टू, तो मैंने बोला एस ए होगी। पासवर्ड भी होगा मेरा, पासवर्ड इक्वल्स टू 1234 होगा। और उसके बाद सर्टिफिकेट ट्रू करने के लिए यहां पर मैं लिखूंगा ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू ट्रू। एंड दैट्स इट। बाकी जो चीजें लिखी हुई हैं आप ये हटा भी दो, कोई मसला नहीं है। डन। ये मैंने अपनी कनेक्शन की सेटिंग पूरी कर ली। सर्वर नेम डॉट है, डेटाबेस इस नाम से बनाना, यूजर आईडी इस नाम से होगी, आईडी का डी कैपिटल, और पासवर्ड ये होगा। एंड सर्वर अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो यहां से ट्रू कर दिया है। जब ये सेटिंग कर लो, बंद कर देना। उसके बाद यहां पर टूल्स में आना। यहां पर आगा नगिट पैकेज मैनेजर, इसके कंसोल में आ जाना। कंसोल में आने के बाद यहां पर तुम अपनी माइग्रेशन बना लेना। तो मैंने लिखा ऐड हाइफन माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम जो तुम रखना चाहो। तो मैंने इसका नाम रख दिया टेस्ट। अब अगर मेरा कोड बिल्कुल सही हुआ तो मेरी माइग्रेशन सक्सेसफुली बन जानी चाहिए। याद रखिएगा, जब भी आइडेंटिटी फ्रेमवर्क आप यूज करते हैं तो ये बहुत सारे टेबल खुद से बनाता है। अब दिखाऊंगा कौन सारे टेबल। ये देखो, ये माइग्रेशन बन गई। ये देखो, एक टेबल बनाया किसके नाम से? रोल्स के नाम से। ये मैंने नहीं बनाया, ये खुद आइडेंटिटी बना रहा है, जिसमें ये कॉलम होंगे। दूसरा टेबल किसके नाम से बनाया? यूजर्स। ये देखो, अब मेरे वाले कॉलम भी ऐड हो गए हैं। कस्टम नेम और डेट ऑफ बर्थ भी ऐड हो गए हैं। बाकी सारे इसके बनाए हुए कॉलम है, मैंने नहीं बनाए, इसने खुद बनाए हैं। आगे आ जाओ, एक और टेबल ऐड हुआ है, ASP.NET रोल क्लेम्स के नाम से। फिर और भी हुआ है, बहुत सारे टेबल बनाता है ये। तो ये बनाने के बाद आप इस माइग्रेशन को डेटाबेस में चला दीजिए। अपडेट हाइफन डेटाबेस, एंटर मार दीजिए। अगर सब कुछ सही हुआ तो ये सारे टेबल्स डेटाबेस में क्रिएट कर दिए जाएंगे। बन गया। अब डेटाबेस में आऊंगा, डेटाबेस पे आके रिफ्रेश करूंगा। ये देखो कस्टम ऑथेंटिकेशन नहीं, ये ऑथ एंड ऑथराइजेशन के नाम से बना है। देखो, क्लिक करो, टेबल्स पे आओ, ये देखो, ये सारे टेबल इसी के बनाए हुए हैं। और ये फुल्ली नॉर्मलाइज्ड होते हैं। एसक्यूएल सर्वर में नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? नॉर्मलाइजेशन पढ़ी है? फुल्ली नॉर्मलाइज्ड होते हैं। अब ये देखो, मैं अगर रोज वाला यूजर वाला टेबल खोलूं, ये रहा यूजर। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स में से उठा के दिखाओ। ये देखो, चेक करो, आईडी जो हमने नाम डाला था, नेम भी आ गया, डेट ऑफ बर्थ भी आ गया। और बाकी के जो उसके अपने कॉलम से वो सारे आ रहे हैं, ये देख लो। और याद रखिएगा, ये बाय डिफॉल्ट आईडी को खुद GUID के अंदर सेव करता है, और पासवर्ड हैश के अंदर इनक्रिप्टेड होता है। सब कुछ ये खुद करेगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। कर दिया, डेटाबेस बन गया। ठीक है, तो क्या सर अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करूं तो सारी फील्ड्स आ गई होंगी? आज चेक कर लेते हैं। सर ये रहा आपका रजिस्टर का फॉर्म, खोलो। ओहो, सर हमारे डेटाबेस में तो कॉलम हमने बना दिए, लेकिन हमारी यूआई पे शो नहीं हो रहा कुछ भी। रजिस्टर काम कर रहा है, 100% काम करेगा, लेकिन अब यूआई में शो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, वैलिडेशन भी लगी हुई है, देख लो, सर्वर साइड भी लगी हुई है। अब सर हमारी वो दो एक्स्ट्रा फील्ड जो आपने कस्टम क्रिएट की थी वो यहाँ शो नहीं हो रही।
ये मैं उन्हीं के स्टेप बता रहा हूं आपको, वरना हमारा तो कब का काम हो चुका है। बंद कर दो। अब कहाँ आओगे? अब आओगे आप पेजेस के अंदर। पेजेस में आप आओगे, रजिस्टर पेज के अंदर आ गए। आने के बाद यहां पर देखो फील्ड्स बनी हुई, ये देखो ये रही। ये रहा वो फॉर्म जहां से आपको दिख रहा है, देखा। लेकिन हमें यहां पर नहीं जाना, हमें इसके बैकएंड के कोड पे जाना है, जहां पर इसका सी शार्प का कोड लिखा हुआ है। सर तो क्या वो अलग से बनता है? जी नहीं। जब आप इसके इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये देखिए ये रहा, इसी के अंदर इसकी सीएस की फाइल होती है, सी शार्प की फाइल इसी के अंदर होती है। क्लिक कर लो, ये देखो ये रहा, ये रहा सारा कोड। ये सारा रोल बेस वाला काम सारा यहीं पर हुआ हुआ है। आगे बढ़ो, नीचे आओ, तो यहां पर तुम्हें एक क्लास दिखेगी इनपुट मॉडल के नाम से, दिख रही है? ये वो क्लास है जो कि तुम्हारे फॉर्म से इनपुट ले रही है। ये देखो ईमेल, ये देखो वैलिडेशन यहां से आ रही है। याद आया प्रॉपर्टीज बनी हुई थी, ये देखो ये रही। ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, ये रही। तो अब तुम्हारे पास दो नई फील्ड का इजाफा हुआ है, तो वो तुम यहाँ ऐड कर दो। कर दूं इसी के अंदर? सर कहां से किया, दोबारा दिखा देता हूं। एरियाज में आया, आइडेंटिटी में आया, पेजेस में आया, और रजिस्टर में आया। हमें इसके बैकएंड में काम करना है, तो हमने इसको खोला, इसकी सीएस फाइल के अंदर आ गया। यहां पर हमें एक इनपुट मॉडल की क्लास दिखी, इसके अंदर आके हमने अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना है फ्रंट एंड के लिए। तो अब सिंपल कंट्रोल सी कर रहा हूं और कंट्रोल वी कर दूंगा। ये देखो ऐसे दो बार, एक बार नेम के लिए, एक बार डेट ऑफ बर्थ के लिए। मैंने यहां पर बोला नेम, यहां पर नाम, जो नाम वहां रखा था वो नाम यहां रखना है। तो अपने इसमें आ जाओ, डेटा में, यहां पर आओ। क्या नाम रखा था नेम का? नेम। कॉपी करो, यहां पर पेस्ट कर दो। और मैंने बोला नाम भी नेम ही दिखाना। सेम दूसरा आया, यहां पर था डेट ऑफ बर्थ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक रिक्वायर्ड हो, और डिस्प्ले में नेम, जो उसका लेबल होगा उस पर नेम दिखा देना। दूसरी बात, डेट ऑफ बर्थ के लिए यहां पर हमने एक चीज लगाना भूल गए, डेटा टाइप। तो हमने बोला डेटा टाइप क्या कर देना, डेटा टाइप डॉट, क्या कर देना, डेट ऐड कर देना। डेट हमें, क्योंकि डेट पैटर्न चाहिए ना वहां पर, डेट ऐड कर देना, ताकि हम वहां पर डेट चूज कर सकें। हमने दो प्रॉपर्टीज यहां पर रजिस्टर की हैं, एक नाम के नाम से और एक डेट ऑफ बर्थ के नाम से। जब ये दोनों यहां पर बना लो, तो वापस इसके यूआई में आना, और यहां पर एक को कंट्रोल, किसी भी एक फील्ड को कंट्रोल सी कर लो। कर लिया? करने के बाद यहां पर इंटर मार देना। ऊपर रखनी नीचे रखनी, जहां तुम्हारी मर्जी। यहां पर मैं रख रहा हूं नेम के लिए, और यहां पर रख रहा हूं ईमेल के लिए। अब इनपुट डॉट पासवर्ड की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, वो नाम जो आपने यहां पर नाम दिया, क्या नाम दिया है, नेम। तो आपने लिख दिया इनपुट डॉट नेम, इनपुट डॉट नेम, जहां जहां ये लिखा है वहां नेम लिखते जाओ। डन हो गया। ऐसे ही यहां पर पास आ जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ। अब देखते हैं कि हमारी यूआई में कुछ आया कि नहीं आया। आओ चेक करने का वक्त आ गया है। तो रजिस्टर पे आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फील्ड्स एड ऑन हो चुकी हैं, और मैं यहां पर सबमिट मारता हूं। ये देखिए सारी वैलिडेशन भी प्रॉपर काम कर रही है, और देखिए डेट टाइप का यहां पर वो भी कैलेंडर भी आ चुका है। अब मैं यहां लिखता हूं असद, डेट ऑफ बर्थ मैंने जो भी चूज करी टुडे, ईमेल मैंने दे दी asad@gmail.com। याद रखिएगा प्रॉपर वैलिडेशन लगी भी होती है। पासवर्ड दिया ABC123, ABC123। डन। ये सब चीजें याद रखिएगा। याद रखिएगा ईमेल इस नाम से बनाइए, पासवर्ड में ABC123 ए कैपिटल लिखा है मैंने, ठीक है। अब मैं रजिस्टर कर रहा हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे सर आपके पास सारा डेटा उठ के सारा डेटाबेस में चला जाएगा? कितने बच्चे ऐसे हैं, हैंड रेस करके बताइए, जो कहते हैं कि मेरे रजिस्टर करने के ऊपर सारी फील्ड्स का डेटा उठ के डेटा टेबल में आके सेव हो जाएगा? बताइए। जब मैं रजिस्टर के बटन पे क्लिक करूंगा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सारा डेटा उठ के आपके टेबल में जाके सेव हो जाएगा? मैं क्लिक करता हूं सर। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट एक, अच्छा इसमें गलती पासवर्ड में, कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं। ABC123 ABC123 रजिस्टर कर रहा हूं। देखते रजिस्टर होता है या नहीं होता। एरर आ गया सर। देखिए क्या कह रहा है कि आप नाम को खाली नहीं छोड़ सकते। अब नाम खाली कैसे जा रहा है, सोचने की बात है ना। हमने तो वहां पर नाम को खाली बनाया ही नहीं, ऑप्शनल तो बनाया ही नहीं। प्रॉब्लम ये है
कि ये दो जो फील्ड्स है ना, ये एक्स्ट्रा, पहले डेटाबेस में देखते हैं, आप आओ डेटाबेस में आओ, ये याद रखिएगा इसमें। एक मिनट, ये वाला टेबल होता है जिसमें डेटा के सेव होता है, ASP.NET यूजर वाला। ये देखो कोई डेटा नहीं आया। अब ये क्यों नहीं आया? सर सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। वो क्या है कि आप अगर गौर से नोटिस करें तो ये तीन फील्ड्स किसकी थी, जो कि डॉट आइडेंटिटी फ्रेमवर्क ने खुद बना कर दी थी। लेकिन इन दोनों की अगर बात करें तो ये आपने खुद क्रिएट करी है। तो आपको इनको बकायदा मैन्युअली जाकर बताना पड़ेगा कि ये डेटा भी डेटाबेस में सेव करवाओ। तो वो कहाँ करेंगे सर? आ जाइए वापस कोड में। यहां आने के बाद वापस आप आएंगे रजिस्टर के इस CS HTML वाली फाइल .cs के अंदर। आ गए? यहां आने के बाद बिल्कुल नीचे आएंगे आखिर में। यहां आने के बाद आपको ये देखिए, ऑन गेट एसिंग का मेथड डेटा को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑन पोस्ट एसिंग का मेथड डेटाबेस में डेटा को सेव कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर देखिए, ये रहा, यहां पर यूजर क्रिएट हो रहा है, यहां पर बन रहा है, और यहीं पर हमने वो सारी लॉजिक लगानी है जो कि आप रोल बेस लगाते हैं। बात समझ में आई? तो यहां पर अब ये जो यूजर क्रिएट हो रहा है किसमें सेव हो रहा है? तो मैंने बोला जब आगे सेव कर ही रहे हो तो रुक जाओ ना, मेरे नाम और ईमेल को भी सेव करा दो, डेट ऑफ बर्थ को। तो मैंने बोला यूजर, यूजर मतलब मेरा मॉडल का नाम जो यूजर है, उसमें जाओ, किस नाम से मैंने फील्ड बनाई है, नेम के नाम से। उसमें क्या डाल दो? जो फ्रंट एंड से नेम में डेटा आ रहा है। तो फ्रंट एंड में जो डेटा आ रहा है वो किस क्लास के अंदर आ रहा था? अभी तो तुमने ऊपर पढ़ा था, हमने किस क्लास के अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन की है? ये देखो, किस क्लास के अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन की है? इनपुट मॉडल, जो तुम इनपुट ले रहे हो। तो हमने क्या बोला कि तुम्हारे पास जो भी इनपुट आ रहा है इनपुट मॉडल में, इनपुट, ये रही इनपुट, डॉट किसका इनपुट उठा लो? नेम का। जो इनपुट का नाम आ रहा है वो कहा सेव कर दो? यूजर के नेम वाले कॉलम के अंदर। ऐसे ही हमने क्या बोला, यूजर के डेट ऑफ बर्थ में जाओ, इक्वल्स टू जो इनपुट से आ रहा है वो सेव कर दो कहां पर? आपके यूजर के डेट ऑफ बर्थ के अंदर। डन इट। अब यहां एरर आ गया। क्यों एरर आ रहा है? क्यों एरर आ रहा है? आसान सा जवाब है, बताओ ना। माउस भी तो रखा हुआ है। सर आपकी डेट किस में आ रही है और आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डेट एंड टाइम के अंदर, तो वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही। कहां पर मसला है? यहां पर मसला है। सर ये रहा मसला, यहां पर किस टाइप का रखा हुआ है? गलत कर दिया ना, कर दी ना गलती एक छोटी सी। अब क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा? चेक करें सर आगे? आओ चेक करें। अब देखते क्या सर हमारा डेटा सेव हो पाता है या नहीं हो पाता। चलिए रजिस्टर में आता हूं। नाम असद दिया, डेट ऑफ बर्थ जो आप देना चाहें, ईमेल असद, पासवर्ड A, B, C 1 2 3 ! A, B, C 1 2 3 ! रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूं, और क्लिक होने के बाद अच्छा, एक चीज देखिएगा, बहुत जबरदस्त चीज अब आई है। रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अभी आपने ईमेल वाला काम नहीं किया हुआ है, वरना ईमेल जाती है आपको, यहां पर ईमेल जाती है बकायदा, यहां पर ईमेल वाला काम भी होता है। अब यहां पर आके देखो, वो कह रहा है कि हमने एक डेमो बनाया हुआ है, डेमो। कैसे डेमो बनाया देखो, तुम्हारे डेटाबेस में डेटा आया होगा, चेक कराता हूँ। ये देखो डेटा आ गया, कितना सिक्योर आया देखो। ये देखो, क्या तुम्हारी ईमेल, अच्छा क्या जब तुमने खुद को रजिस्टर किया तो क्या तुम्हारी ईमेल से तुमने कंफर्म किया? नहीं। ईमेल वाला काम हमने किया हुआ है? नहीं। तो उसने बोला अभी तुमने ईमेल वाला काम किया, अच्छा तुम लॉग, मैं शर्तिया बोला तुम लॉगिन भी नहीं कर सकते ईमेल को कंफर्म किए बगैर। ईमेल को कंफर्म कंफर्म किए बगैर तुम लॉगिन भी नहीं कर सकते। ट्राई करके देखना है। ये देखो, लॉगिन क्या था, ईमेल क्या थी, असद, पासवर्ड क्या था, ABC 1 2 3 ! याद आया? लॉगिन, इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहां से अपने यूजर को क्या नहीं किया हुआ है, वेरीफाई नहीं किया हुआ है। तो अब वो, अब हम वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ईमेल जा ही नहीं रही है। तो अभी सर इससे डेमो में कहा है, अगर ईमेल वाला काम नहीं किया हुआ है तो इस बटन पे क्लिक कर दो, मैं ऑटोमेटिक यहां पर जीरो की जगह क्या लिख दूंगा, 1, तो वो ट्रू हो जाएगी, तो तुम ऑटोमेटिक लॉगिन कर सकते हो। ट्राई करते हैं। जैसे क्लिक किया, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग योर ईमेल, सब कुछ हुआ हुआ है। रिफ्रेश करके देखो, स्टेटस क्या हो गया। अब लॉगिन करें, आ जाओ। क्या था असद, पासवर्ड क्या था, कैपिटल ABC 1 2 3 ! ये देखिए सर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। हो गए।
हाँ हाँ, सब कुछ आ गया सर, सब कुछ आएगा। ये देख रहे हैं आप? मैं प्रोफाइल में आऊं, ये देखिए मेरी प्रोफाइल ये रही। मैं एक काम करता हूँ, इस प्रोफाइल को कॉपी कर लेता हूँ, कर ली कंट्रोल C। यहां से आप पासवर्ड वासवर्ड सब कुछ कर सकते हैं भाई, सब कुछ होता है इसमें। लॉग आउट कर दिया। क्या ये हमें इस URL में जाने देगा? आप क्या कहते हो? मुझे लगता है जाने देगा। आप क्या कहते हो? क्या इतना घटिया सिस्टम है? ये देखिए सर, वापस से रीडायरेक्ट कर दिया उसने मुझे लॉगिन पेज के ऊपर। तो ये एक इतना पावरफुल सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके हम कंप्लीट ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कर सकते हैं, सिर्फ चंद मिनटों के अंदर। यही काम याद है हमने लास्ट क्लास में कस्टम किया था, कितना टाइम लगा था और बहुत डिटेल लगी थी। जबकि यहां पर हमने कितना इजीली सारा काम कर दिया। आई होप यहां तक आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी नहीं होगी। किसी की कोई क्वेरी है यहां तक? जी, कोई क्वेरी है? नहीं है? तो अभी फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी को फर्दर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।